मैं डॉक्टर की शक्ल देख रही थी, वो क्या कह रही थी या जो कुछ वो कह रही थी वो कैसे मुमकिन था। मुझे लगा मेरी समात कुछ गलत सुन रही है। ऐसा मुमकिन ही नहीं था। मेरे शोहर यूं थे जैसे बेजान मुजस्मा। बात ही कुछ ऐसी थी। मेरा सर बुरी तरह से अब भी चकरा रहा था। मैं हक्का बक्का कभी डॉक्टर की शक्ल देख रही थी तो कभी अपने बराबर कुर्सी पर बैठे अपने शोहर की। मुझे डॉक्टर ने मौत की खबर सुना दी थी। ये खबर मेरे लिए मौत ही थी कि मैं मेरा नाम अफशा था। मेरी उम्र 35 साल के करीब हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। गरीबी हमारे दरवाजे पर इस तरह जमकर बैठी थी कि कोई भी रिश्ता लेकर दरवाजे के अंदर न आता, और अगर कभी गलती से कोई भूला भटका चला आता तो मेरे सामने रंगत और बालों में उतरती चांदी देखकर साफ इनकार कर जाता। मेरी उम्र 35 साल थी, लेकिन देखने में मैं अपनी उम्र से भी ज्यादा की लगती थी। हमारे हालात ने मुझे मजीद बदसूरत बना दिया था। वो कहते हैं ना कि अगर पैसा हो तो इंसान खूबसूरती खरीद सकता है, और अगर गुर्बत ने डेरे डाल रखे हों तो वो इंसान की खूबसूरती भी खा जाती है। हमारे हालात ने मेरी रंगत और मेरे चेहरे की तरोताजगी को पूरी तरह नोच लिया था। मैं बहुत सालों से नौकरी करके अपनी छोटी बहनों का पेट पाल रही थी, और बहुत मुश्किल से ही सही मैंने अपनी दोनों बहनों की शादियां वक्त पर कर दी। वो शक्लो सूरत में मुझसे काफी बेहतर थी, इसीलिए इनके रिश्ते आ गए थे। इन दोनों की शादियों के बाद इस कच्चे से टूटे फूटे मकान में मैं अकेली रह गई थी। माँ बाप का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था, और अब तो दोनों बहनें भी पराई हो चुकी थी। जिस तरह मैं तनहा दिन गुजार रही थी, मेरे अंदर शादी की ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी। मैं एक आम इंसान थी, और फितरतन मेरे अंदर भी नफसानी ख्वाहिशात मौजूद थी। मुझे भी अपनी जिंदगी में किसी ऐसे साथी की तलाश थी जो मुझे खुशियों भरी जिंदगी दे। जब जब मैं अपनी बहनों को अपने शोहरों के साथ खुश देखती और इनकी जिंदगियों को खुशबू से महका देखती, तो मेरे दिल में भी इस बात की कसक उठती कि मेरी जिंदगी भी इसी तरह से महक जाए और मेरी भी किस्मत में रंगों की बहार आ जाए। हुआ कुछ यूं कि एक दिन बाजार में मुझे अपनी बहुत पुरानी स्कूल की सहेली टक्कर गई। हम दोनों 12 साल बाद मिल रहे थे। मैं इसे जबरदस्ती अपने घर ले आई। कुछ देर की बातचीत के बाद इसने बताया कि इसका एक भाई है जिसकी उम्र 40 साल के करीब है। इसके भाई की बीवी इसे छोड़कर चली गई है, क्योंकि इसका भाई भाभी को औलाद की खुशी नहीं दे सका। मेरी सहेली अपने भाई के लिए बहुत परेशान थी, क्योंकि वो खुद भी शादीशुदा थी और अपने ससुराल में रहती थी। इसका भाई अपने बूढ़े बाप के साथ अकेले घर में बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजार रहा था। किसी भी घर में औरत का होना बहुत जरूरी होता है। जब से इसके भाई की बीवी इसके भाई को छोड़कर गई थी, घर का सारा निजाम धर्म भरम हो चुका था। वैसे तो काम करने के लिए बहुत से नौकर चाकर मौजूद थे, लेकिन इन पर नजर रखने के लिए कोई नहीं था। मेरी ये दोस्त शुरू से ही बहुत पैसे वाली थी। इसका भाई भी एक बहुत बड़े कारोबार का मालिक था। न जाने क्यों बिना सोचे समझे मैंने अपनी दोस्त से कह दिया कि अगर ऐसी बात है तो वो मेरी शादी अपने भाई से करवा दे, क्योंकि अब मैं भी अकेले घर में नहीं रहना चाहती। मेरे मुंह से ये जुमला इतना अचानक निकल गया कि मैं खुद भी हैरान रह गई थी, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। इसलिए मैंने अपनी दोस्त को यकीन दिलाया कि अगर मैं इसके भाई की बीवी बन जाऊंगी तो इसके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत पहले ही अपने माँ बाप को खो चुकी हूँ। इसलिए मुझे अपने वालिदैन की कमी का बहुत एहसास होता है। मैं इसके वालिद की बहुत अच्छी तरह खिदमत करूंगी और इन्हें कभी तनहा नहीं छोड़ूंगी। मेरी दोनों बहनें शादी करके अपनी जिंदगी में मगन हो चुकी थी। महीने में कभी एक आध बार चक्कर वो मेरे घर का लगाती, तो इन्हें मेरे इस घर में घुटन का एहसास होता, और वो थोड़ी ही देर में वापस चली जाती, और फिर मैं अकेली रह जाती। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि इस तरह अकेले जीने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे भाई का सहारा बन जाऊं, और मेरे लिए सारी जिंदगी तरह रहने से अच्छा है कि मैं शादीशुदा होकर बे औलाद रह जाऊं। मैं कब तक इस तरह अकेली रहूंगी। मेरा हाल तो ऐसा है कि अगर मैं घर की चार दीवारी में मर भी गई तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मेरी दोस्त कहने लगी कि वो अपने भाई से पूछकर मुझे बताएगी। वो तो ये सुनकर ही खुश हो गई थी कि मैं खुद से इसके भाई से शादी करना चाहती हूँ। 2 दिन बाद वो मेरे घर वापस आई और खुशी खुशी मुझे बताने लगी कि इसके भाई को कोई एतराज नहीं है। वो यही चाहता है कि दुनिया को कभी इसके नामर्द होने का पता न चले। मुझे भला इस बात पर क्या एतराज हो सकता था। मैं क्यों खुद से अपने मुंह से जमाने को अपने शोहर का ऐब बयान करती। मेरे लिए तो यही काफी था कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी थी और सुकून से एक मर्द के साथ जिंदगी गुजारनी थी। एक हफ्ते के अंदर अंदर धूमधाम से मेरी और इशफाक की शादी हो गई।
दुनिया वाले हैरान रह गए कि मेरे लिए कैसे इतना अच्छा और अमीर घर का रिश्ता मिल गया। मैं भी सबके सामने गुरूर की देवी बन गई। मैंने अपनी बहनों को भी इशफाक के नामर्द होने के बारे में कुछ नहीं बताया। ये राज मेरे सीने में दफन था और अब जिंदगी भर दफन ही रहना था। मैं दुल्हन बनी इशफाक के घर पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई। इशफाक का घर एक आलीशान बंगला था जहाँ बहुत से नौकर चाकर मौजूद थे। इशफाक की बहन यानी मेरी सहेली उज़मा ने मेरा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। उज़मा के वालिद एक इंतहाई नफीस इंसान थे और इन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि वो एक उम्र रसीदा शख्स हैं। मेरी सहेली ने मुझे इशफाक के कमरे में ले जाकर बिठाया और कहने लगी कि वो सुबह ही वापस आएगी। इसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। वो अपने बच्चे को लेकर वापस घर जा रही थी। इशफाक का कमरा पूरी तरह से सजा हुआ था। मैं जहेज में फूटी कोड़ी भी नहीं लाई थी, लेकिन यहाँ पहले से ही हर चीज मौजूद थी। कमरे में हर चीज बहुत ही कीमती नजर आ रही थी और मैं अपनी किस्मत पर रश्क कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इशफाक के साथ मोहब्बत से रहूंगी और इन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं होने दूंगी कि इनके अंदर कोई कमी मौजूद है। मुझे तो इशफाक के वालिद भी बहुत पसंद आए थे। शादी की रात इशफाक मेरे पास आए तो इनके अंदाज में कुछ झिझक सी थी। शायद वो इस बात को लेकर परेशान थे कि वो एक मुकम्मल इंसान नहीं है। मैं एक समझदार औरत थी, इसलिए मैंने पहल की और इशफाक का हाथ थाम कर इन्हें यकीन दिलाया कि ये बात कभी हमारे कमरे से बाहर नहीं जाएगी और ना ही मेरी जात से इन्हें कोई तकलीफ पहुंचेगी। इशफाक का चेहरा पूरी तरह से खिल उठा। उन्होंने मुझे शादी की रात का तोहफा सोने की अंगूठी की शक्ल में दिया और कहने लगे कि वो बहुत अरसे से अपने अंदर ही अंदर घुट रहे थे और अब इन्हें लगता है कि इस बेरंग जिंदगी से निजात मिलने वाली है। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई हो और मुझे तमाम दुखों से निजात मिल गई हो। मगर मुझे क्या खबर थी कि आने वाला वक्त मेरे लिए एक कड़ी आजमाइश साबित होने वाला है। मैं इनके साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी। इशफाक ने मुझे अपनी मोहब्बत से मुकम्मल कर दिया था। उन्होंने मुझे बताया था कि वो अपनी पहली बीवी को औलाद की खुशी नहीं दे सकते थे, क्योंकि इनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके अंदर बहुत सी ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से वो बाप नहीं बन सकते थे। इसलिए इनकी पहली बीवी शादी के दूसरे साल ही इन्हें छोड़कर चली गई। उन्होंने दूसरी शादी का इसलिए नहीं सोचा कि दूसरी बीवी भी इनसे औलाद की तमन्ना रखती और फिर इन्हें नाकाम इज़्दवाजी जिंदगी का सामना करना पड़ता। लेकिन मैंने सब जानते हुए इनसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी कर ली थी। मेरे अंदर भी औलाद की तमन्ना थी, लेकिन मैं जानती थी कि मेरा शौहर मुझे औलाद नहीं दे सकता। इसलिए मैंने इस ख्वाहिश को अपने अंदर ही मार दिया था और इशफाक को यकीन दिलाया कि मैं इनसे कभी औलाद की ख्वाहिश नहीं करूंगी। हर गुजरते दिन के साथ मैंने इशफाक के घर में अपनी मजबूती से जगह बना ली थी। इशफाक के वालिद की भी खूब खिदमत करती। हम शाम के वक्त साथ बैठकर चाय पीते और इकट्ठे बहुत सा वक्त गुजारते। इशफाक को दफ्तर से वापस आने में बहुत देर हो जाया करती थी, इसलिए मैं तनहा रहने की बजाय अपने ससुर के कमरे में जा बैठती। तो वो बहुत ही मोहब्बत करने वाले और शफीक इंसान थे और हमारी शादी को 2 महीने हो चुके थे। 3-4 दिन से मेरी तबीयत खराब थी। शायद मौसम बदल रहा था, इसलिए मैं बीमार हो गई थी। मुझे वैसे भी काम काज करने की आदत थी, लेकिन शादी के बाद मैं मुस्तकिल आराम कर रही थी, इसलिए मेरी तबीयत में बहुत सुस्ती आ चुकी थी। मैं खुद को दोबारा काम में मसरूफ करना चाहती थी, इसलिए मैंने मुलाजिम से कहा कि रात का खाना मैं खुद बनाऊंगी और इसे बावर्ची खाने से निकाल दिया। बहुत ही मेहनत और मोहब्बत से मैंने इशफाक की पसंद का खाना तैयार किया। इशफाक दफ्तर से लौटे तो सजी हुई टेबल देखकर हैरान रह गए। इससे पहले कि हम दोनों खाने के लिए बैठते, मुझे इस कदर शदीद चक्कर आए कि मैंने इशफाक का सहारा ले लिया। मेरी बिगड़ती हुई तबीयत देखकर इशफाक कहने लगे, तुम्हें क्या जरूरत थी बावर्ची खाने में जाकर खुद को यूं हलकान करने की? तुम्हें जिस्मानी कमजोरी हो गई है। खाना खाने के बाद मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, ताकत की कुछ दवाइयां लिखवा लेते हैं, इनके इस्तेमाल से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने इनकार करना चाहा, लेकिन इशफाक ने मेरी एक ना सुनी। वो बहुत ख्याल रखने वाले इंसान थे। मैं खामोशी से खाना खाने बैठ गई। मेरा इरादा था कि मैं खाना खाने के बाद इशफाक को मना कर दूंगी, लेकिन जैसे ही मैंने इशफाक को दोबारा से मना किया, वो अपने अब्बा के कमरे में गए और उन्होंने मेरी तबीयत की खराबी का बताया। इसके बाद तो मेरे लिए इनकार करना नामुमकिन हो गया और मजबूरन मुझे इशफाक के साथ डॉक्टर के पास जाना पड़ा। ये एक बड़ा प्राइवेट क्लिनिक था। थोड़ी देर के इंतजार के बाद मेरा नंबर आ गया
और इशफाक मेरा हाथ थाम कर खुद ही डॉक्टर के कमरे में चले आए। चंद एक सवाल करने के बाद डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड करने के लिए भेज दिया और थोड़ी देर के बाद जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो ये सुनकर मेरे होश उड़ गए कि मैं उम्मीद से हूँ। डॉक्टर ने बहुत ही मुस्कुराकर हम दोनों मियाँ बीवी को ये खबर सुनाई थी और हमारे लिए तो ये खबर किसी बिजली की तरह हम पर गिरी थी। हम दोनों इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि इशफाक एक नामर्द है। तो फिर ये बच्चा किसका है और मैं हामला कैसे हो गई? डॉक्टर के हाथ से इशफाक ने मेरी रिपोर्ट लेकर चेक की और बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए गाड़ी तक ले आए और इतनी तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाई कि मेरी चीखें निकल गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सब कुछ इतना अचानक और गैर मुतवक्का था कि मैं खुद भी संभल नहीं पाई थी। मेरे ससुर मेरे इंतजार में लाउंज में बैठे हुए थे। हमें वापिस आता देखकर फिक्रमंदी से पूछने लगे कि बहू की तबीयत अब कैसी है और डॉक्टर ने क्या कहा है। इशफाक तो जलते तवे पर जा बैठे और अपने बाप के सामने ही गुस्से में कहने लगे कि आपकी बहू उम्मीद से हो चुकी है, जबकि ये बात मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ कि ये मेरा बच्चा नहीं है। बेटे की बात सुनकर मेरे ससुर चौंक गए और कहने लगे कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। मैं लाउंज में पड़े सोफे पर डह ही गई क्योंकि मुझ में इससे ज्यादा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। मैं पाक दामन थी, लेकिन मेरा शोहर चीख चीख कर मुझे बद किरदार कह रहा था। इशफाक की बात सुनकर मेरे ससुर गुस्से में आ गए और कहने लगे कि जरा तहम्मुल से बात करो और इस तरह अपनी बीवी पर इल्जाम लगाने से पहले कुछ तो शर्म करो। अपने ससुर का रवैया देखकर मुझे कोई ढारस मिली। मैंने रोते हुए इशफाक से कहा कि मैं नहीं जानती मैं कैसे हामला हुई हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आपके सिवा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। इशफाक गुस्से में कहने लगे कि तुम तो अपनी जुबान बंद ही रखो। आज मुझे समझ में आया कि तुमने क्यों अपने मुंह से मुझसे शादी करने के लिए कहा था। कोई भी शर्मो हया रखने वाली लड़की अपने मुंह से अपनी शादी की बात नहीं करती। तुमने जानबूझकर मुझसे शादी की बात की क्योंकि तुम जानती हो कि मैं एक नामर्द हूँ और इसीलिए सारी जिंदगी आसानी से तुम्हारे धोखे को बर्दाश्त कर लूंगा। मगर मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि किसी और के बच्चे को अपना नाम देकर सारी जिंदगी इसका बोझ उठाऊं। इससे बेहतर यही है कि तुम अभी और इसी वक्त अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। मेरे ससुर ने इशफाक को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो गुस्से में इस कदर पागल हो चुके थे, कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इशफाक ने मेरा हाथ पकड़ा और आधी रात को मुझे अपने घर से निकाल दिया। मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मैं रोती पीटती अपने टूटे फूटे मकान में वापस आ गई थी। मेरा और इशफाक का रिश्ता यहाँ से शुरू हुआ था, शायद वहीं खत्म होने वाला था। मेरी तबीयत मजीद खराब हो रही थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ इशफाक की परवाह थी। इससे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। मैं सारी रात रोती सिसकती रही थी। रोते रोते न जाने मुझे कब नींद आ गई और मेरी आंख इस वक्त खुली जब दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी और दरवाजा खोला तो सामने मेरी दोस्त खड़ी थी। रोते हुए इसके गले लगे और इसे यकीन दिलाने की कोशिश करने लगी कि मैं बदकिरदार नहीं हूँ। मेरी दोस्त ने मुझे सीने से लगाया और कहने लगी कि इसे पूरा यकीन है कि मैं बदकिरदार नहीं हूँ और इसे पक्का यकीन है कि ये बच्चा इसके भाई का है। कहने लगी कि रात भाई बहुत गुस्से में थे, इसलिए वो कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत खो बैठे थे। अब्बा ने इसे फोन करके सुबह बताया। वो कहने लगी कि मुझे तुम थोड़ा सा वक्त दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मुझे तसल्ली देकर वो चली गई। मुझे अपनी सहेली की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था। वो कैसे सब कुछ ठीक कर सकती थी, क्योंकि मेरे शोहर को पूरा यकीन था कि वो नामर्द हैं और इसी बात को लेकर भी मैं बहुत परेशान थी। अगर वो नामर्द होता तो इसकी पहली बीवी कभी भी इसे छोड़कर ना जाती, क्योंकि वो बहुत ही पैसे वाला और मोहब्बत करने वाला इंसान था। बहुत सोचने के बाद ना जाने क्यों मेरे दिमाग में ये बात आई कि कहीं मेरे ससुर ने ही तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि शादी के बाद मेरी जिंदगी में इशफाक के अलावा अगर कोई मर्द था तो वो मेरे ससुर ही थे। सारा वक्त वही घर पर मेरे साथ होते। इशफाक तो दफ्तर से आने में कभी कभी रात के 12 भी बजा देते थे। मैं रात का खाना खाती अपने कमरे में जाकर सो जाती थी। कहीं किसी दिन मेरे ससुर ने तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर दिया। ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इनका मुझ पर प्यार जताना और मेरा हद से ज्यादा ख्याल रखना आज मुझे ठटक रहा था। और अगर सच में ही मेरे ससुर ने मेरे साथ कोई गलत काम किया था तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। इशफाक मर जाते लेकिन मुझे कभी दोबारा अपनी जिंदगी में शामिल ना करते। मेरे दिल में भी अपने ससुर को लेकर बहुत से खदशात सर उठा रहे थे और हर गुजरते लम्हे के साथ बहुत सी सोचें मुझे पागल कर रही थी।
आने वाला एक हफ्ता मैंने इसी अजियत के साथ गुजारा। हर सुबह मैं खुदा से एक ही दुआ मांगती कि वो किसी तरह मुझे पाक दामन साबित कर दे और मैं अपने शोहर के साथ दोबारा अच्छी जिंदगी शुरू कर सकूं। मेरी दो बहनें अपनी जिंदगी में ऐसी मगन थी, इन्हें तो मेरी जरा भी परवाह नहीं थी। जबकि मैंने माँ बाप के बाद इन्हें पाला था। पूरे एक हफ्ते के बाद मेरी ननंद मेरे शोहर के साथ मुझे लेने के लिए हमारे घर आई। इशफाक को दरवाजे पर देखकर मैं हैरान रह गई। इशफाक दरवाजे से अंदर न आए, कहने लगे अपना सामान उठाकर गाड़ी में आकर बैठ जाऊं। मैं ये तो नहीं जानती थी कि मेरी सहेली ने अपने भाई से ऐसा क्या कहा है कि वो मुझे लेने के लिए आ गए, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी था कि मुझे एक मौका मिल रहा है। मैं फौरन इशफाक के साथ गाड़ी में बैठ गई और जैसे ही इन दोनों के साथ घर पहुंची तो बहुत ही खूबसूरत से सजे हुए घर में मेरे ससुर ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं हैरानी के आलम में देख रही थी। सारा घर फूलों से सजा हुआ था और जगह जगह गुब्बारे बिखरे हुए थे। मेरी सहेली ने मुझे गले से लगाया और मोहब्बत से मेरे गालों को चूमते हुए कहने लगी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे फूफो बनने का मौका दिया। मैंने हैरत से एक नजर इशफाक पर डाली जो सर झुकाए शर्मिंदा से खड़े थे। मेरी दोस्त मुझे बताने लगी कि अब्बा ने बहुत ज्यादा इस बात पर जोर दिया कि तुम एक बाकिरदार और बाहया लड़की हो। अब्बा को पूरा यकीन था कि तुमने कभी कोई गलत काम नहीं किया होगा और अब्बा का तुम पर यकीन देखकर मुझे भी इस बात पर यकीन आ गया कि तुम्हारे किरदार में यकीनन कोई झोल नहीं होगा। जब ही अब्बा तुम्हारी इस कदर तरफदारी कर रहे हैं। भाई दोबारा इसी लेडी डॉक्टर के पास गए जिसने इन्हें बताया कि वो कभी बाप नहीं बन सकते क्योंकि इनके अंदर बहुत सी खामियां हैं। डॉक्टर ने भाई को देखते ही पहचान लिया और भाई ने जब इसे बताया कि इनकी दूसरी बीवी हामला हो चुकी है तो लेडी डॉक्टर ने भाई को ऐसा सच बताया जिसे सुनकर इनके सर पर आसमान गिर पड़ा। लेडी डॉक्टर ने बताया कि भाई के अंदर कोई कमी नहीं थी और ना ही वो नामर्द थे। इनकी पहली बीवी खुद ही ऐसी दवाइयां इस्तेमाल करती थी जिससे वो हामला ना हो और जब भाई ने इसे बच्चे की ख्वाहिश का इजहार किया तो इसने डॉक्टर को जबरदस्ती इस बात के लिए मजबूर किया। वो भाई के भी टेस्ट करने के लिए कहे और फिर पैसे के जोर पर इसने अपनी मर्जी के टेस्ट रिपोर्ट बनवाई। भाई हमेशा ही मुकम्मल तौर पर फिट थे, लेकिन इनकी पहली बीवी ने जानबूझकर इन्हें नामर्द साबित कर दिया और दुनिया के सामने ऐसे जाहिर किया जैसे वो भाई की वजह से बे औलाद है। वो दिन रात भाई को ताने देती और इस कदर जलील करती कि तंग आकर भाई ने खुद ही इसे तलाक दे दी। हक महर के नाम पर इसने 50 लाख रुपए लिखवा रखे थे। वो 50 लाख लेकर हमेशा के लिए भाई की जिंदगी से निकल गई, लेकिन हम में से कोई ये नहीं जानता था कि इसने भाई की नकली रिपोर्ट तैयार करवाई है। भाई भी यही समझते रहे कि वो एक नामर्द है। मेरी सहेली ने मुझे ये सब बताकर नई जिंदगी बख्शी थी, वरना मैं अब तक इसी शशोपंज का शिकार थी कि न जाने ये बच्चा इशफाक का है या फिर किसी और का। मैं तो अपने ससुर पर भी शक करने लगी थी। इशफाक मेरे कदमों में बैठ गए, खुद ही मुझसे अपने किए की माफी मांगने लगे, लेकिन मुझे इशफाक से कोई गिला नहीं था क्योंकि इनकी जगह कोई भी मर्द होता तो शायद ऐसे ही करता। वो तो खुद को ऐबदार समझते थे, लेकिन इन्हें क्या खबर थी कि ऐब इनमें नहीं बल्कि इनकी पहली बीवी के किरदार में था, जो इनसे हक महर की एक बड़ी रकम वसूल करके अपने आशिक के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि इशफाक ने जल्दबाजी में मुझे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल दिया, वरना सच हमारे सामने आने के बाद हम दोनों ही पछता रहे होते। मैंने और इशफाक ने मिलकर केक काटा। मेरे ससुर और मेरी सहेली ने हमारे अपने होने का सबूत दिया था। मेरे ससुर ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे दुआएं दी और मैं दिल ही दिल में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि कुछ लम्हों के लिए ही सही, लेकिन मैंने अपने ससुर की मोहब्बत पर शक किया। रिश्ते कितने नाजुक आबगीने की तरह होते हैं जिन्हें बहुत ही मोहब्बत से संभाल कर रखा जाता है। कभी कभी इंसान की मामूली गलती से ये शीशे की तरह टूट कर बिखर जाते हैं। इसलिए हमेशा बहुत ही एहतियात से रिश्तों को बरतना चाहिए क्योंकि जो जख्म दिल पर लगते हैं वो इतनी आसानी से नहीं भरते।